हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त हम लोग प्रतिदिन क्विज में क्वेश्चन पूछते हैं और कल का मेरा क्वेश्चन था कि बताइए क्रिकेट जो पिच होता है उसका लंबाई कितना होता है। तो उसका लंबाई दोस्त मीटर में बात करें तो 20.12 मीटर होता है और गज में बात करें तो 22 गज होता है। कितना होता है? 22 गज। अगर गज में पूछेगा तो 22 गज, ऐसे मीटर में पूछेगा तो 20.12 मीटर होता है। ठीक है, आइए सुनिएगा ध्यान से। अब हम जो रोज़ क्विज में टास्क देते हैं, यानी जो लूसेंट का हम लोग का विविध चलता है, उसमें ये टीम ए और टीम बी से पूछा जाएगा। ठीक है, आप भी शांति से अपना आंसर दीजिएगा, देखते रहिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हम दोनों पारी से बारी बारी करते हैं। ठीक है, और होमवर्क की बात रहा तो टेलीग्राम चैनल पर आपका होमवर्क प्रतिदिन डाल दिया जाता है। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है ईयर हरेंद्र क्लासेस। उससे आप नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाइएगा। उस पर पर डे का होमवर्क डाल दिया जाता है, जिसको आप पढ़कर इजीली आप वीडियो में आंसर दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, बताइए राजघाट बाबू किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? राजघाट के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी के बारे में अब बात करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में। कहाँ पर? पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी के मृत्यु हुआ था। उनके जन्म को 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को किस रूप में बाबू? अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जयंती दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उनका भी उस दिन जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री के। ठीक, महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह में कब आए थे बाबू? बिहार में। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह में। 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना साबरमती नदी के किनारे। कोई दिक्कत है? अच्छा जी, महात्मा गांधी वो 1893 में अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के वकालत करने साउथ अफ्रीका गए थे। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका। वहाँ पर क्या किए थे कि उन्होंने ये अपना 15 साल ना करीब 15 साल वहाँ गुजारे थे टाइम। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। उसके बाद 1915 में 9 जनवरी 1915 को कम बैक टू इंडिया वापस आए। कौन? महात्मा गांधी। और 9 जनवरी को प्रतिवर्ष जब इंडिया आए ना, तो 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 1915 में महात्मा गांधी आए। इनको आए तो अंग्रेजों ने कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। कैसर ए हिंद की उपाधि किसे दिया गया था बाबू? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने 1901 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। महात्मा गांधी 1901 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें भाग लिया था। अध्यक्षता नहीं किए थे, बार बार ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। उसका अध्यक्ष नहीं चुने थे, केवल साउथ अफ्रीका से इनको इन्वाइट किया गया था कि आप आएँ और कृपया करके उसमें भाग लें। तो 1901 में महात्मा गांधी आए साउथ अफ्रीका से और उस सम्मेलन में सम्मिलित होकर, यानी 1901 में कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन जो हो रहा था उसमें सम्मिलित होकर पुनः वह साउथ अफ्रीका लौट गए। ठीक है, और 1915 में वापस आए। ठीक है, तब तक वहाँ पर किए क्या कि 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना डरबन में किए थे। डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कौन किए थे? महात्मा गांधी। 1910 में लियो टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने किया था बाबू? महात्मा गांधी। कोई दिक्कत है? अब ध्यान से सुनिएगा। टॉल्स्टॉय, अच्छा बेलगांव वो तो है अभी। 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था बाबू? महात्मा गांधी के द्वारा। 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था ना, इसी अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मनाने की घोषणा किया गया था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया था। कौन अधिवेशन में बाबू? कांग्रेस के 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। कोई दिक्कत है? बेलगांव कहाँ है? तो कर्नाटक में। बेलगांव कहाँ है बाबू? कर्नाटक में। कोई डाउट है? अच्छा, महात्मा गांधी 1920 में सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किए थे। असहयोग आंदोलन स्थगित कब हुआ था बाबू? तो ध्यान से सुनना। तो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हो जाने के कारण
इनको कब बंद करना पड़ा था? जल्दी से बताइए। कितने फरवरी को? 11 फरवरी 1922 को क्या करना पड़ा था? इनको बंद करना पड़ा था। सभी असहयोग आंदोलन। कौन? असहयोग आंदोलन। कोई दिक्कत है? सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी कब किए थे? 1930 में शुरू किए थे। दांडी मार्च कब किए थे? 1930 ईस्वी में किए थे। ठीक है। दांडी मार्च 78 अनुयायी खुद के लेके 79 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और दांडी गुजरात तक यह चला था। 385 किलोमीटर या 241 मील, 241 मील या 385 किलोमीटर। कोई दिक्कत है? कोई डाउट? अब चलिए, यहाँ तक तो हो गया। महात्मा गांधी और भी चीज़ किए। ठीक है। इनके महात्मा गांधी के पत्रिका कौन था बाबू? था हरिजन पत्रिका था। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब किए थे? 1900। हरिजन पत्रिका इंडियन ओपिनियन 1910 में किए थे ना। इंडियन ओपिनियन कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। ठीक है। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन 1930 में। कब है? 1930 में। नहीं, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन 1930 में किए थे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में दोस्त बताइएगा। ठीक है। और सुनिएगा, इंडियन ओपिनियन हो गया हरिजन। इनके आत्मकथा के नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। यह किस भाषा में लिखा गया था? तो कौन सा भाषा में? गुजराती भाषा में। यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किस भाषा में महात्मा गांधी द्वारा? गुजराती भाषा में लिखा गया था। कोई दिक्कत है? चलिए दोस्त, आगे हम लोग बढ़ते हैं। बताइए, शांति वन किसका समाधि स्थल है बाबू? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? शांति वन के नाम से। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को। 14 नवंबर 1889 को। प्रतिवर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि चाचा नेहरू बच्चों से काफ़ी प्यार करते थे। बच्चों से काफ़ी प्यार करते थे। आज सभी बच्चों से कहते थे कि हमको चाचा कहो। क्या कहो? चाचा कहो। बात समझ रहे हैं? आप तो बहुत समझते हैं। ठीक है। आइए, तो चाचा कहवाते थे और सभी से प्यार करते थे। ठीक है, बच्चे से। ठीक। तो प्रतिवर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर? हाँ, चिल्ड्रेंस डे। यू आर राइट। ठीक है। यानी चिल्ड्रेंस डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है। किसके जन्म दिवस पर? तो जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर। और जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु कब हुआ था बाबू? जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु कब हुआ था? बताइए। बताइए, 1964 में कि 63 में? 1964 में। ठीक है। 1964 में उनका का 16 वर्ष 11 महीना उनका शायद कार्यकाल था। ठीक है। कोई दिक्कत है? तो ऐसे करके आप मिला सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के कांग्रेस के पूर्ण स्वराज्य लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 में वहीं पर पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। कोई दिक्कत? अच्छा, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने शर्ट पर क्या चीज़, किसका फूल लेकर चलते थे? तो गुलाब का फूल। वह बहुत प्रेम भावना से संपूर्ण व्यक्ति थे, संपन्न व्यक्ति थे। प्रेम में जीते थे। किस में जीते थे? प्रेम में। हाँ, ठीक है। गुलाब के फूल यहाँ पर खोस कर चलते थे। उनका कपड़ा इंग्लैंड में जाता था धोने के लिए, साफ होने के लिए। बात समझ में आया ना? तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्त, हल्का में मत लीजिएगा कि उनके शर्ट पर किसका फूल अंकित रहता है। ठीक है। तो गुलाब का। कोई दिक्कत है? अब देखिएगा ध्यान से। जवाहरलाल नेहरू का बात हो गया। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है? जवाहरलाल नेहरू के। क्या है? कोई दिक्कत है? और देखिएगा जवाहरलाल नेहरू के बारे में। चलिए, बहुत सारा क्वेश्चन है। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से। अच्छा, बताइए, प्रधानमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल अब तक किसका रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है। 16 वर्ष 11 महीना कुछ दिन था। ठीक है। अच्छा,
शक्ति स्थल बाबू किसका है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1917 में। मृत्यु 1984 में। मृत्यु कब हुआ था? 1984 में। इंदिरा गांधी राज्यसभा के सदस्य भी थी। इंदिरा गांधी राज्यसभा के सदस्य भी थी। इंदिरा गांधी भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। सबसे अधिक इमरजेंसी किसके शासनकाल में लगाया गया? इंदिरा गांधी। सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लगाया गया था? किसके शासनकाल में? तो इंदिरा गांधी के खिलाफ सबसे अधिक 27 बार। कितना बार? 27 बार लगाया गया था। समझ में आ रहा है ना? अब भारत रत्न सर्वप्रथम कौन से महिला को मिला था? भारतीय महिला को? तो इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी को। ठीक है, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं सर। मुद्रा का अवमूल्यन कितने बार हुआ है? 3 बार। 1949 में, 1962, 1949 गलती है, 1949 में, 1900 बताइए, एक तो 71 में, 1949 में, और दूसरा 1971 में, तीसरा 1971 में, दूसरा आप लोग बताइए कि कब हुआ था। ठीक है, ठीक है, दूसरा 1969 था। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए दोस्त, तो मुद्रा का अवमूल्यन फाइनली कितने बार? 3 बार हुआ था। 1949 में, 1966 में और 1991 में। देखिए 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन 2 बार हुआ था, लेकिन उसको काउंट एक ही बार किया जाता था। 1991 में 2 बार हो गया, एक ही वर्ष में 2 बार हो गया, लेकिन उसको 1991 में ही काउंट किया जाता है, यानी एक ही बार। तो ये भी सवाल आपसे पूछेगा कि किस वर्ष मुद्रा का 2 बार अवमूल्यन हुआ था? तो 1991 में। अब तक स्वतंत्र भारत में अब तक कितने बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है? 3 बार। कब कब? तो 1949 में, 1966 में, 1991 में। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्त, आइए, मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? मोरारजी देसाई के, बताइए, मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को किस नाम से? अभय घाट के नाम से। बहुत सुंदर, अभय घाट। अब बताइए आप लोग, चौधरी चरण के समाधि स्थल को? किसान घाट। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो अपने कार्यकाल में एक बार भी संसद में नहीं गए, संसद में एक बार भी नहीं उपस्थित हुए। ठीक है, बताइए, KR नारायण के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? KR नारायण के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? उदय घाट, यानी उदय भूमि। ठीक, बताइए, राजीव गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? वीरभूमि। वीरभूमि, बहुत बढ़िया। बताइए, महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? महाप्रयाण घाट। अच्छा, स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ किसका है पुस्तक का नाम? स्ट्रगल इज माय लाइफ, सुभाष चंद्र बोस का नाम। ठीक है, स्ट्रगल इज माई लाइफ किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, डॉक्टर सुभाष इनका क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पुस्तक का क्या नाम है? इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बताइए, नारायण घाट किसका समाधि स्थल है बाबू? गुलजारी लाल नंदा। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। बताइए, समता स्थल किसका है बाबू? जगजीवन राम, यानी जगजीवन राम के समाधि स्थल को समता स्थल के नाम से जानते हैं। बताइए, भारत का सबसे अधिक केंद्रीय मंत्री के पद पर रहने वाले, अब तक के सबसे अधिक समय तक केंद्रीय पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? जगजीवन राम। समझ में आया? सबसे अधिक बार, सबसे अधिक वर्ष तक यह रहे थे केंद्रीय मंत्री के पद पर। और जगजीवन राम कौन से मंत्री पर पोस्ट पर थे? जगजीवन राम कौन से मंत्री थे? बताइए। चौधरी चरण सिंह कौन से? किसान, कृषि मंत्रालय था इनको। तो जगजीवन राम को बताइए कौन सा मंत्रालय था? ठीक है, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? चैत्रा भूमि। प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती। अवेटिंग फॉर अ वीजा, अवेटिंग फॉर अ वीजा किसका आत्मकथा है बाबू? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मकथा है। ठीक है, एकता स्थल किसका है बाबू? समाधि स्थल ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल। शंकर दयाल शर्मा के कर्मभूमि।
शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? कर्मभूमि। अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को सदैव अटल। बहुत सुंदर। अब आइए दोस्त, राज्यों से संबंधित लोक नृत्य चलाते हैं कि किस राज्य का कौन सा लोक नृत्य है। बताइए बाबू, छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? झारखंड के। झारखंड का और कौन सा है? तो सरहुल है, छऊ है और जट जाटिन जो कि कर्मा है। ठीक है, जट जाटिन ये सब फेमस है। ठीक है, यानी छऊ, सरहुल, जट जाटिन, कर्मा ये सब सोहराई कहाँ के है बाबू? झारखंड के। बताइए गढ़वाली कहाँ के है बाबू? उत्तराखंड। यानी गढ़वाली जो है लोक नृत्य कहाँ के है? उत्तराखंड के। कुमायूं कहेगा तो, झोरा कहेगा तो ये सब उत्तराखंड के है। उत्तराखंड में थारू जनजाति, उत्तराखंड में थारू जनजाति निवास करती हैं। सबसे अधिक जनसंख्या, जो कि दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाती है। ठीक है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में। ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है बाबू? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। ठीक है। मोहिनी अट्टम कहाँ के है? आंध्र प्रदेश के। मोहिनी अट्टम और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। बताइए छत्तीसगढ़ के कौन कौन है? पंडवानी, जरूर याद रखेगा, पंडवानी नृत्य। कर्मा, झूमर ये सब। टपाली, पाली कहाँ के है? छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ था? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। तब से ही मध्य प्रदेश का स्थान खिसक कर दूसरा हो गया है। न तो पूरे भारत में जब छत्तीसगढ़ एक में था तो पूरे भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन हुआ करता था? मध्य प्रदेश। खुद ही कहते हैं मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। खुद ही कहते हैं भारत का हृदय किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। ठीक है। दलहन उत्पादन में सबसे अधिक योगदान किसका है? मध्य प्रदेश का। आइए देखिए, मध्य प्रदेश का जो राजधानी है कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है बाबू? चलो चलिए दोस्त, देखिएगा पिंडवानी कहाँ का नृत्य है? छत्तीसगढ़ का। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। धमान, डांगी, डंडा नाच, डफ कहाँ के है? हिमाचल प्रदेश के। धम्मान एक पूछता है, उसमें डांगी पूछता है, फिर डंडा नाच कहाँ के है? तो हिमाचल प्रदेश का। डफ पूछता है, डफ कहाँ के? हिमाचल प्रदेश का। गरबा कहाँ के है बाबू? गुजरात के। गरबा गुजरात के। ठीक है। और डांडिया गुजरात के। डांडिया हो गया, गरबा हो गया। ठीक है। ये सब कहाँ के? टिप्पानी कहाँ के है बाबू? तो गुजरात के। टिप्पानी, गरबा और डांडिया कहाँ के है? गुजरात के। बिहू कहाँ के है बाबू? असम के। बिहू अगर कहे, बिछुआ कहे, नट पूजा कहे तो ये सब असम का है। ठीक। काठी कहाँ का है बाबू? पश्चिम बंगाल का। यात्रा कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का ही यात्रा है। कथकली बाबू केरल का। ओटम केरल के। मोहिनी अट्टम केरल का। मोहिनी अट्टम, ओटम, काली अट्टम, कथकली केरल का है। ठीक है। मणिपुरी कहाँ का है बाबू? मणिपुर का। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का। छऊ भी उड़ीसा का है। और घूमर कहाँ का है? राजस्थान के। झूमर, झूमर, झूमर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है। घपाल कहाँ का? राजस्थान के। फुंदी राजस्थान के। लावड़ी कहाँ के है बाबू? महाराष्ट्र के। लावड़ी याद रखना। हाँ, लावड़ी या तमाशा दो गो महाराष्ट्र के फेमस है। लाहो मेघालय। लाहो मेघालय। मांडी, झकनी, ढकनी, मांडी, ढकनी कहाँ के? गोवा के। बहुत बढ़िया। मुखौटा कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश का। यह हमेशा पूछता है मुखौटा किस राज्य का है बाबू? अरुणाचल प्रदेश का। बताइए यक्षगान कहाँ के? कर्नाटक के। यक्षगान कर्नाटक के। चोंग कहाँ के है बाबू? नागालैंड। चोंग नृत्य कहाँ का है? नागालैंड का। बहुत सुंदर। नागालैंड दिवस 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का स्थापना हुआ था। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी। क्या है? अंग्रेजी। ठीक है। पंजाब के भांगड़ा। मिजोरम के बाबू लोक नृत्य खानटम, पाखुपिल्ला। ठीक है। जम्मू कश्मीर के डांडी नाच। जम्मू कश्मीर के हिकात, दमाली, कूद डांडी नाच कहाँ के है? जम्मू कश्मीर के। भारतनाट्यम कहाँ के है? तमिलनाडु के। भारतनाट्यम
रासलीला उत्तर प्रदेश, नौटंकी उत्तर प्रदेश, नौटंकी कैले बिया, आदमी कहता है ना नौटंकी कैले बा, तो नौटंकी नृत्य है कहाँ के, उत्तर प्रदेश के। कजरी, झूला, रासलीला ये सब कहाँ के, उत्तर प्रदेश का। बहुत बढ़िया। रंगोली कला किस राज्य का है बाबू, महाराष्ट्र के। रंगोली जो कला है, प्रमुख लोक कला जो है ना, बताइए रंगोली कहाँ के है, महाराष्ट्र के। साथिया, साथ निभाओ साथिया सीरियल आता था ना, तो साथिया कहाँ के, गुजरात के। साथ निभाओ साथिया कहाँ के, अच्छा साथ निभाना साथिया, कोई दिक्कत नहीं, गुजरात के। गोदना कहाँ के, बिहार के। अहपन बिहार के। अहपन कहाँ के बाबू, बिहार के। मडड़ा राजस्थान के। चौकपुरना उत्तर प्रदेश का। मेहंदी बाबू राजस्थान के। मेहंदी, सोजत की मेहंदी पाली राजस्थान के, जीआई टैग मिला है। सोजत की मेहंदी कहाँ, पाली राजस्थान, जिसको जीआई टैग मिला है। बहुत शुक्रिया दोस्त। अब हम बढ़ते हैं इतिहास में, बने रहिए वीडियो में, वीडियो बंद मत कीजिएगा टेक्निकल मास्टर, ठीक है। आइए देखिए, हम लोग लगातार आपकी तरफ फोकस करते हुए आगे बढ़ते हुए, आइए भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था बाबू, तो अलवार संतों द्वारा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा, अलवार संतों द्वारा किया गया था। अलवार और नैनार याद आ रहा है, अलवार संत और नैनार संत। तो अलवार किसका पुजारी थे बाबू, अलवार जो थे वो वैष्णव संत थे, वैष्णव के पुजारी थे। और नैनार जो थे संत थे, खुद ही कहते संत, यानी नैनार ये शिव के उपासक थे, ये अलवार वैष्णव के उपासक थे। बहुत सुंदर, बहुत बेमिसाल एकदम। आइए, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था कब बाबू, 15वीं और 16वीं शताब्दी में। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ था, 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में, ठीक है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था क्या चीज़, तो संसार दुखपूर्ण है। बुद्ध और मीराबाई के जो जन्म हुआ था ना, कब हुआ था, 1498 में। बहुत बढ़िया, राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान में। यह बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछ चुका है कि मीराबाई का जन्म कब हुआ था, 1498 में। अब बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन के मुख्य साम्य क्या था, तो संसार दुखपूर्ण है, संसार दुखों से भरा हुआ है। महात्मा गांधी भी कहते थे कि संसार दुखों से, अच्छा सॉरी, महात्मा बुद्ध, बहुत सुंदर लड़की, ठीक है, यह टेक केयर करती है, ठीक है। यानी महात्मा बुद्ध जो थे बाबू, वह क्या करते थे, कहते थे कि संसार दुखों से भरा हुआ है। कोई कुछ के लिए तो कोई कुछ के लिए भूखा है, नहीं जिसको हाथ नहीं वो हाथ मांग रहा है, जिसको पैर नहीं वो पैर मांग रहा है, जिसको नौकरी नहीं वो नौकरी मांग रहा है। तो सब कोई कुछ ना कुछ के लिए भूखा है, खुद ही कहते हैं। हाँ, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है, रामानंद का। रामानंद का कथन है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह किसका कथन है बाबू, रामानंद का कथन है, ठीक है। सुनिएगा, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। यानी सभी भक्ति संत, जितने भी भक्ति संत थे बाबू, उनमें क्या समानता थी, तो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखते थे जिस भाषा में भक्त समझते थे, ठीक है। आइए, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया किसने, शंकरदेव ने। शंकरदेव ने कामरूप यानी असम में, देखो जो ये शंकरदेव थे ना बाबू, कामरूप असम से थे, यानी असम का पुराना नाम पहले कामरूप था। तो कामरूप यानी असम में वैष्णव धर्म का लोकप्रिय बनाया। वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था, शंकरदेव ने, ठीक है। सुनिए, कामरूप जो असम राज्य में स्थित है, वहाँ पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य शंकरदेव ने किया था। एकेश्वरवाद उनके धर्म का मूल उद्देश्य था, यानी शंकरदेव एकेश्वरवाद के पुजारी थे, एकेश्वरवाद के पुजारी थे, ठीक है। सुनिए, असम एवं कुछ बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था, तो शंकरदेव ने। असम में भी
और कूच बिहार में भी किसने? तो शंकर देव ने। रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे? तो विशिष्ट द्वैतवाद से। विशिष्ट द्वैतवाद से कौन संबंधित है बाबू? रामानुजाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जो थे शुद्ध अद्वैतवाद के प्रतिपादन किए थे। ठीक है। अब महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मभूमि कहाँ है? तो चंपारण। जो वल्लभाचार्य थे ना बाबू, उनका जन्म कहाँ हुआ था? चंपारण बिहार में। ठीक है। वल्लभाचार्य का जन्म चंपारण बिहार में हुआ था। बहुत सुंदर। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग से संबंधित थे। रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद से और माधवाचार्य द्वैतवाद से। ठीक, द्वैतवाद से और शंकरदेव अद्वैतवाद से। अद्वैतवाद से। शंकरदेव कहाँ से? तो कामरूप यानी असम से। ठीक है। रामानुजाचार्य एकेश्वरवाद और विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है। विशिष्ट द्वैतवाद से रामानुजाचार्य। सुधा द्वैतवाद से वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? चंपारण बिहार में। बहुत सुंदर, बेमिसाल। ठीक है। द्वैतवाद से कौन संबंधित है बाबू? माधवाचार्य। ठीक। द्वैतवाद से कौन संबंधित है? निम्बाकाचार्य, जो कि शनक संप्रदाय से भी संबंधित है। निम्बाकाचार्य शनक संप्रदाय से। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद से। माधवाचार्य द्वैतवाद से। निम्बाकाचार्य द्वैतवाद से। ठीक है। अब वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद से। बहुत बढ़िया। सुनिएगा, बीजक किसका उपदेश का संकलन है बाबू? बीजक कबीर के उपदेशों का संकलन है। बीजक किसका? कबीर के उपदेशों का संकलन है, जो कबीर पंथी संप्रदाय के मानने वाले एक पवित्र ग्रंथ है। जो कबीर को मानते हैं उनके पवित्र स्थान कौन सा है? तो कौन सा है बाबू? बीजक। बीजक जो है कबीर के उपदेशों का संकलन है और कबीर पंथी संप्रदाय के मानने वालों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ठीक है। कोई दिक्कत है? चलिए सुनिएगा, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो रामानंद। रामानंद ने ऐसे भक्ति संत थे जिन्होंने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? हिंदी का प्रयोग किया था। मलुकदास एक संत कवि थे। किसका बाबू? तो कड़ा के। यानी मलुकदास एक संत कवि थे कड़ा के। किसका? कड़ा के। मलुकदास कड़ा के संत कवि थे। संत मलुकदास का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर में 1574 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में हुआ था। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है तो अमरमूल। यानी कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है बाबू? तो अमरमूल। क्या है? अमरमूल। बीजक का रचयिता कौन है? कबीर। बीजक के रचयिता कौन है? कबीर। कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। अब वह कौन से ऐसे संत थे जो अपने धर्म प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया था? रामानंद। ठीक है। कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो रामानंद। यानी रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। कहाँ पर? प्रयाग में हुआ था। ठीक है। संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम है बाबू? तो महंगू। क्या चीज? महंगू। ठीक है। संत घासीदास के पिताजी के नाम क्या है? महंगू। हमारे गांव में है ना महंगू। ठीक है। तो संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम है? महंगू। गुरु घासीदास का जन्म 1756 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के बलौदा में हुआ था। इन्हीं के नाम पर, गुरु घासीदास के नाम पर ही गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भी है छत्तीसगढ़ में। समझ में आ गया ना? तो संत घासीदास के पिताजी का नाम क्या था? महंगू। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो पहले शंकराचार्य आए, उसके बाद रामानुजाचार्य और उसके बाद चैतन्य प्रभु। उसके बाद चैतन्य प्रभु। ठीक है। सुनेगा, कबीर का कब से कब तक जीवन काल रहा? 1398 से 1518 तक। मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ था। 1546 में मृत्यु हुआ था। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग शामिल है? तो 12। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग शामिल है बाबू? 12। ठीक।
रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव। यानी जो रामानुज के अनुयायी थे ना, मानने वाले जो थे, उनको वैष्णव कहा जाता है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल है? तो गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? ननकाना साहिब। यानी गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था ना, जो कि वर्तमान के पंजाब प्रांत के ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर पाकिस्तान में हुआ था। करतारपुर पाकिस्तान में। किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? वह कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के शासनकाल में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। समझ में आ रहा है? यानी सिकंदर लोदी के शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। ठीक है। मीराबाई समकालीन थी। ठीक। बताइएगा इसका कमेंट बॉक्स में। मीराबाई जो है ना, रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी मीराबाई। ठीक है। इनका जन्म 1498 में मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है। इनका विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था। ठीक है। प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का नाम क्या था? तो राजकुमार भोजराज। राजकुमार भोजराज अभी बताया ना, तो ये भी पूछा है RS। ठीक है। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। राग गोविंद के रचनाकार कौन है? मीराबाई। राग गोविंद के रचनाकार कौन है? मीराबाई। सुनिएगा, मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। उनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ है। यानी पदावली ग्रंथ किसका है बाबू? मीराबाई के। याद रखना, पदावली ग्रंथ किसका है? मीराबाई का। निम्नलिखित में से कौन सा इस्लाम से प्रभावित था? तो नामदेव। नामदेव जो थे ना, वह इस्लाम से प्रभावित थे। ठीक। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो वैष्णव संप्रदाय से। चैतन्य महाप्रभु किससे संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर तथा जहांगीर। तुलसीदास जो थे वह अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन किए थे? किसने? तो तुलसीदास। रामचरितमानस के तुलसीदास। ठीक है। किस भाषा में बाबू बताए हैं तुमको? अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में। अरबी कहाँ से जान रही हैं? समझ में आ रहा है? यानी तुलसीदास जो थे ना बाबू, रामचरितमानस के रचना तुलसीदास वह अवधी भाषा में किए थे। किस भाषा में? अवधी भाषा में किए थे। कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? तो सुनिएगा, साहित्य रत्न तुलसीदास की नहीं है। नहीं तो है क्या? गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका। सुनना, गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका किसका है? तो तुलसीदास के है। ठीक। विनय पत्रिका तो कई बार पूछा है कि विनय पत्रिका किसका है? तो तुलसीदास के। लेकिन पदावली कहेगा तो मीराबाई का। मीराबाई का जन्म 1498 में, मृत्यु कब हुआ था? 1946 में। 1546 में। सॉरी 1546 में। कभी कहते विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तुलसीदास। अभी बताया मैं। ठीक है। बताइए, निम्न में से कौन सा वारकरी संप्रदाय का संत था? नामदेव। नामदेव वारकरी संप्रदाय से संबंधित है। नामदेव किससे थे? तो वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। वारकरी संप्रदाय के मुख्य पीठ अवस्थित है कहाँ पर बाबू? तब पंढरपुर में। कहाँ पर? पंढरपुर में। वारकरी संप्रदाय के मुख्य पीठ कहाँ अवस्थित है? पंढरपुर में। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर। तुकाराम जो थे ना, वह जहांगीर के समकालीन थे। अकबर और जहांगीर के समकालीन कौन थे? तो तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। अगर कहे कि तुकाराम किसके? तो जहांगीर के समकालीन थे। कौन सा भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो नागार्जुन। नागार्जुन भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे। तुकाराम थे, त्यागराज थे, वल्लभाचार्य थे, ये सब थे। लेकिन नागार्जुन का संबंध भक्ति आंदोलन से नहीं था। ठीक है। भारत में शून्यवाद के जनक किसको कहा जाता है? नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन भी किसे कहा जाता है? नागार्जुन को ही कहा जाता है। भारत में चिश्ती या सूफी मत को स्थापित किया था किसने? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्तिया सूफी मत का स्थापना किया था ना। अब ये ध्यान आया। ठीक है।
भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित कहते हैं किसने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। बहुत सुंदर। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित में से सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। देखिए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में बस गए थे। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। लेकिन भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किसने किया था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन स्थापित किया था, लेकिन प्रथम सूफी संत पूछेगा तो कौन हो जाएगा? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित में से कौन सा सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? तो संस्थापक में ख्वाजा अबू अब्दाल। देखिए, सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक कौन था? तो ख्वाजा अबू अब्दाल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा उस्मान हारूनी के। उस्मान हारूनी। ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसने भारत में चिश्तिया सिलसिला की स्थापना किए थे। नहीं जी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा उस्मान हारूनी के। बता दिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती थे भारत में चिश्तिया, तो ख्वाजा उस्मान हारूनी। ठीक है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र यानी भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो राजा साहू शिवाजी के पौत्र। शिवाजी के पौत्र। राजा जो साहू रहे ना, वो क्या किया था कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर भेंट प्रदान किया था। मराठा के तरफ से एक भेंट प्रदान किया था। नहीं कुछ तोहफा भेजा जाता है कि आप लीजिए, हमारे तरफ से भेंट है। क्या है? भेंट है। कभी आप लोग भी हमको भेंट दे सकते हैं, कोई दिक्कत है? स्वीकार कीजिएगा ना? हाँ, स्वीकार करेंगे। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे तो बाबा फरीद के। बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके? शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किसके? तो बाबा फरीद के। निजामुद्दीन औलिया था बाबा फरीद के। ठीक है, कोई दिक्कत है? देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। शेख निजामुद्दीन औलिया के दरगाह अजमेर में। यहीं पर मुस्लिम लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए अजमेर में। किसका दरगाह है? शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया किसका शिष्य था? तो बाबा फरीद के। बाबा फरीद के। हाँ, बाबा खरीद के ना, फरीद के। हाँ, ठीक है। देखिए, भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। यानी भारत में सूफियों की चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्न में से कौन से चिश्ती सिलसिले के संबंधित नहीं हैं? तो सुनिएगा, शेख अब्दुल जिलानी यह चिश्ती सिलसिला से संबंधित नहीं थे। न तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, इस सब का संबंध किससे था? चिश्ती सिलसिले से। निजामुद्दीन औलिया के ही दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। सुनिए, किसे भारत का सादी कहा गया है? अमीर हसन को। अमीर हसन को भारत का सादी कहा गया है। अमीर हसन ए देहलवी को उसकी उच्च गज़लों के कारण। अरे साहब ये बहुत सुंदर गज़ल गाता था। कौन? तो अमीर हसन। कौन? अमीर हसन बहुत सुंदर गज़ल गाता था, इसलिए इसको भारत का सादी कहा गया है। भारत का सादी? जी, बर्बादी नहीं, सादी। ठीक है, भारत का सादी किसको? अमीर हसन को। ठीक है, कोई दिक्कत है? निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? अरे साहब, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने से निजामुद्दीन औलिया ने इनकार कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है? कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया।
शेख निजामुद्दीन औलिया जो था ना वह महबूब इलाही था, महबूब इलाही कहलाता था उसको। और भारत का सादी अमीर हसन, भारत का सादी उसको काहे अमीर हसन को भारत का सादी कहा जाता था? गजल गाता बहुत अच्छा सुंदर गजल गाता था। वक्त का तू परिंदा रुका है कहाँ, ये कहे थे ना। समझ में आ रहा है ना? ये भी गजल है, गाया नहीं था, ये भी गजल है। हाँ गाना गजल में अंतर का है? सुनिए, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो डी शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी बाबू? तो शेख सलीम चिश्ती की, शेख सलीम चिश्ती। बहुत सुंदर। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे कहाँ पर? तो फतेहपुर सिकरी में। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ पर रहते थे? फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में ही अकबर ने क्या किया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण। बुलंद नहीं, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सिकरी है। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है? नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन ऐसा चिश्ती संत था जिसको चिराग दिल्ली कहा जाता है, चिराग दिल्ली कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। और सुनिएगा, निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ से संकलित किया गया है? तो फरीदुद्दीन गंज ए शकार। फरीदुद्दीन गंज ए शकर को बौद्ध सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ से संकलित किया गया है। कोई दिक्कत? 12 मास की रचना किसने किया था बाबू? तो मलिक मोहम्मद जायसी। 12 मास की रचना किसने किया था? मलिक मोहम्मद जायसी। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित था? तो सुहरावर्दी संप्रदाय से। सुहरा यानी शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित था? सुहरावर्दी संप्रदाय से। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? तो उलेमा का संबंध सूफीवाद से नहीं है। तो किसका है सूफीवाद से? तो खानकाह शमा शेख, खानकाह शमा शेख, ये सब का संबंध सूफीवाद से है, लेकिन उलमा का संबंध नहीं है। कृष्ण जीवन परक यानी प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने किया था? तो रस खान ने। हिंदी में था प्रेम वाटिका, याद आ रहा हो तो आप लोग 9th और 10th के में प्रेम वाटिका एक चैप्टर था। तो प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है बाबू? रस खान, कवि रस खान। बहुत सुंदर। इसमें कृष्ण के जीवन के बारे में रस खान ने वर्णन किया है। ठीक है, सुजान रस खान की इसकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक, यह ब्रज भाषा में रचना की गई है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। तुलसीदास किसका रचना किए हैं? तुलसीदास रे, अरे तुलसीदास रामचरितमानस के तुलसीदास। तो किस भाषा में? अवधी भाषा में। अब ब्रज भाषा में रसखान प्रेम वाटिका, कवि रस खान प्रेम वाटिका की रचना। कृष्णा जी के बारे में इसमें वर्णन है। बहुत सुंदर। आइए, निम्न से कौन सा एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? तो सुनिएगा, अमीर खुसरो भक्ति आंदोलन से थोड़े ना बेचारा जुड़ल था। कभी कहते अमीर खुसरो को तोतिए हिंद कहा जाता था। किसको कहा जाता था? अमीर खुसरो को। सुनिए, वल्लभाचार्य चैतन्य और गुरु नानक यह किससे संबंधित है? भक्ति आंदोलन से। भक्ति आंदोलन से। अमीर खुसरो किसका जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो को तबला सितार का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। कोई दिक्कत है? 12 मास की रचना किसने किया था? तो मलिक मोहम्मद जायसी। याद रखना, मलिक मोहम्मद जायसी। क्राइस्ट का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? बेथलेहम में, यानी चेचस क्राइस्ट जो ईसाई धर्म के है ना, जिसके बर्थडे अभी आ रहा है 25 दिसंबर को, क्रिसमस डे। तो हाँ, तो क्राइस्ट का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम में। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? तो ईस्टर त्यौहार ईसाई धर्म मनाते हैं। कौन सा त्यौहार? ईसाई धर्म में ईस्टर त्यौहार मनाते हैं। उनका इसके पीछे क्या भावना है? तो इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे।
ऐसा उन लोग को मानना है। ठीक है। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? तो असीसी के संत फ्रांसिस। असीसी के संत फ्रांसिस जो थे उसको पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है। ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? तो ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाया गया था, इसलिए ईसाई ने गुड फ्राइडे मनाते हैं। इसलिए ईसाई ने गुड फ्राइडे मनाते हैं। ईसाइयों के द्वारा गुड फ्राइडे मनाया जाता है क्योंकि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ईस्टर त्यौहार क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन ऐसा मानते हैं कि ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था। बहुत बढ़िया। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है, तो देवा शरीफ में। कहाँ पर बाबू? देवा शरीफ में। खुदे कहते हैं। आइए सुनिएगा। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय कौन था? तो नक्शबंदी। कौन था बाबू? नक्शबंदी, यानी अति कट्टरपंथी। चलिए दोस्त, आइए लाजवाब बहुत बेमिसाल करेंट के साथ बढ़ते हैं आगे। बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट के साथ सुनिएगा। इसमें करेंट के साथ साथ स्टैटिक्स भी पढ़ाएंगे। करेंट के साथ साथ स्टैटिक्स भी होगा, इसलिए आप बेसब्री से एकदम बेमिसाल तरीके से बैठकर आराम से सुनिए इसको। हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा में से अंकोर वाट के मंदिर को नामित किया गया है। हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबों में से अंकोर वाट के मंदिर को नामित किया गया है। अंकोर वाट के मंदिर को 1992 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। इसमें भगवान विष्णु की बताइए कितने भुजा वाला मूर्ति है? 8 है। लड़का लोग जनरली, हाँ बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजा दीजिए। ठीक है। यानी अंकोर वाट का जो मंदिर है ना वह कंबोडिया में स्थित है। उसमें भगवान विष्णु के 8 भुजा वाले मंदिर है। 8 भुजा वाला मतलब कि मूर्ति है। समझ में आ गया ना? जनरली लड़का क्या जानता है? सूर्य बर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया था, यह कंबोडिया में स्थित है, इतना ही ना जानता है। यह भगवान विष्णु का मंदिर है। लेकिन भगवान विष्णु का कितने भुजा वाला मंदिर है बाबू? तो 8 भुजा वाला मंदिर है। बहुत बढ़िया। 8 भुजा वाला मूर्ति है। ठीक है। टोनले सेप झील कहाँ है बाबू? टोनले सेप झील कहाँ है? कंबोडिया में। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन। ठीक है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? मेकांग नदी के किनारे कौन स्थित है बाबू? नोम पेन शहर। सप्त पैगोडा को ही रथ मंदिर कहते हैं। सप्त पैगोडा को ही रथ मंदिर कहते हैं। यह कहाँ है? तो महाबलीपुरम। महाबलीपुरम कहाँ है बाबू? तो तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक। गोल्डन पैगोडा कहाँ पर स्थित है? गोल्डन पैगोडा म्यांमार में। गोल्डन पैगोडा म्यांमार में। भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। खुद ही कहते हैं। आइए, गोल्डन पैगोडा म्यांमार में स्थित है। UNFCC, ठीक है, UNFCCC का COP28 यानी COP 28 का सम्मेलन UAE में होगा। कहाँ पर होगा बाबू? UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में होगा। ठीक। अब UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है। UNFCCC का फुल फॉर्म हो गया। UNFCCC का स्थापना 1994 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1994 में। इसका संकल्पना कब हुआ था? तो 1992 के रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन जिसको कहते हैं, यही कहाँ हुआ था? तो रियो ब्राज़ील में। कहाँ पर? रियो ब्राज़ील में। यहीं पर क्या लिया गया था? UNFCCC का संकल्पना लिया गया था और 1994 में UNFCCC का स्थापना हुआ था। इसका अगर हेड क्वार्टर की बात करें तो वन जर्मनी में है। वन जर्मनी में है। इसकी बैठक को कोप कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP कहते हैं। किसके बैठक को? UNFCCC के बैठक को क्या कहते हैं बाबू? कोप के नाम से जानते हैं। अब COP 28 का बैठक संयुक्त अरब अमीरात में होगा। तो इससे पहले 2022 में 2022 तो जो था ना, 2022 में COP 27 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो शर्म अल शेख मिस्र में। शर्म अल शेख मिस्र में। अब COP 1 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जर्मनी के बर्लिन में। जर्मनी के राजधानी बर्लिन में COP 1 का आयोजन हुआ था। बहुत बढ़िया। आइए, COP भारत में कौन सा COP का आयोजन हुआ है?
तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 8 यानी COP 8 का आयोजन भारत के नई दिल्ली में हुआ था 2002 में। कब? 2002 में। एक बार हुआ है भारत में। कब? तो 2008 में। कोप कौन सा था? तो 8वां था, सॉरी 2002 में। कोप 8 था, कोप 8 है 2002 में नई दिल्ली में। बहुत बढ़िया, बहुत बेमिसाल। आइए, अल दफरा सोलर पावर प्लांट, अल दफरा सोलर पावर प्लांट यह संयुक्त अरब अमीरात में लग रहा है। कहाँ पर बाबू? संयुक्त अरब अमीरात में लग रहा है। यह विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। यह विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट होने जा रहा है। ठीक है। जायद तलवार किसके बीच में होता है युद्धाभ्यास? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में जायद तलवार युद्धाभ्यास होता है। हाल ही में 21 लाख दीपावली के साथ देव दीपावली वाराणसी में मनाई गई। वाराणसी शहर में देव दीपावली 21 लाख दीप के साथ जलाया गया था, मनाया गया था। इस दिन को क्यों देव दीपावली मनाते हैं? आप गई थी ना जलाने के लिए, बताओ तो देव दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन, ठीक है, भगवान शिव ने इसी दिन देव दीपावली क्यों मनाते हैं? ध्यान से सुनिएगा। इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर यानी 3 सुर को मारे थे, समाप्त किए थे। भगवान शिव ने 3 सुर को, त्रिपुरासुर को मारे थे, इसीलिए देव दीपावली मनाया जाता है। कोई डाउट? अच्छा जी, इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक की जयंती भी मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को ही गुरु नानक की जयंती भी मनाया जाता है, जिसको हम प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं। किस पर्व के रूप में? प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं। कोई दिक्कत है? हाल ही में न्यूजीलैंड में दुनिया के पहले धूम्रपान प्रतिबंध कानून 2022 को समाप्त करने की घोषणा की गई है। मामला क्या है? न्यूजीलैंड दिखाई दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया के अगर देखिएगा तो नीचे में, यानी कहने का मतलब बाबू वो दक्षिण उत्तर के बीच में है। दक्षिण उत्तर में कौन है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। कहाँ है? न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। अच्छा, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। कोई दिक्कत है? अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा चरागाह घास का मैदान कहाँ है, तो न्यूजीलैंड में। चरागाह घास का मैदान कहाँ है? न्यूजीलैंड। याद आ रहा है ना जी? ठीक है। अब महिलाओं को मत का अधिकार देने वाला प्रथम देश कौन है? तो न्यूजीलैंड। ठीक है। हाल ही में न्यूजीलैंड में दुनिया के पहले धूम्रपान प्रतिबंध कानून 2022 को समाप्त करने की घोषणा किया गया है। अब मामला क्या है? देखो, वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे न्यूजीलैंड के, वह घोषणा किए 2022 में कि यहाँ धूम्रपान पर प्रतिबंध लगेगा, यानी किसी भी प्रकार के धूम्रपान नहीं किया जाएगा किसी के भी द्वारा। ठीक है। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। अब उसको क्या हो गया कि सरकार को धूम्रपान वाले टैक्स देते हैं, और टैक्स के अभाव में यानी बहुत सरकार पर लोड आ गया, जिसके वजह से क्या किया गया कि धूम्रपान जो निषेध अधिनियम था उसको अब समाप्त करने की घोषणा किया गया है। ठीक है। हाल ही में बुध ग्रह पर प्लैनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट USA ने नमक के ग्लेशियर की खोज किया है। हाल ही में बुध ग्रह पर प्लैनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट अमेरिका का है। ठीक है। इसने क्या किया है बाबू कि नमक ग्लेशियर की खोज किया है। नमक ग्लेशियर की खोज कहाँ पर किया है? बुध ग्रह पर। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह। किस ग्रह का तापांतर सबसे अधिक होता है? बुध ग्रह का। सबसे अधिक ताप दिन में या सबसे अधिक रात में शीतल, ठंडा, बर्फीला कहाँ के? बुध ग्रह का। बुध ग्रह जो है सूर्य का परिक्रमा 88 दिन में। कितने में है? 88 दिन। कोई दिक्कत? सबसे छोटा ग्रह बुध। आइए, हाल ही में अमेरिकी मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के 2023 के लिए वर्ष का शब्द क्या है? तो प्रामाणिक, ऑथेंटिक जो शब्द है ना, यानी प्रामाणिक शब्द को घोषित किया है। नहीं होता है कि अमेरिका के मरियम वेबस्टर डिक्शनरी कौन सा शब्द अपना घोषित किया है 2023 के लिए? तो प्रामाणिक यानी ऑथेंटिक शब्द। कौन सा? ऑथेंटिक शब्द। टेनिस का वर्ल्ड कप किसको कहा जाता है? डेविस कप को। टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप को कहा जाता है। 2023 का विजेता कौन है? इटली। और उप विजेता कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया। उप विजेता ऑस्ट्रेलिया। इसका आयोजन स्पेन में हुआ था। आयोजन कहाँ हुआ था बाबू? यानी डेविस कप का आयोजन स्पेन में हुआ था। विजेता इटली है, उप विजेता ऑस्ट्रेलिया है।
अच्छा, सर्वाधिक बार विजेता यूएसए है। अब तक पूछेगा कि सबसे अधिक डेविस कप कौन जीता है, तो अमेरिका, टोटल 32 बार। कब बार? 32 बार। फीफा वर्ल्ड कप 2023, फीफा वर्ल्ड कप 2023, ठीक है। इसमें महिला विजेता जो फीफा वर्ल्ड कप 2023 महिला वाला था, इसका विजेता स्पेन था और उप विजेता इंग्लैंड। कौन? उप विजेता इंग्लैंड। इसका शुभंकर क्या था? तो तजुनी। किसका शुभंकर था? तो महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023। अच्छा, आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। आयोजन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। अब पुरुष वाला कहाँ पर आयोजन हुआ था बाबू? कतर के राजधानी दोहा में। विजेता है ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और उप विजेता फ्रांस। और शुभंकर है लाइव क्या है? शुभंकर है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का क्रम जो अभी हुआ है ना, यह 13वें क्रम का क्रिकेट वर्ल्ड कप विश्व कप हुआ। जो आईसीसी क्रिकेट वनडे विश्व कप हुआ ना, यह 13वां क्रम का था। कौन क्रम के? 13वें क्रम के। विजेता कौन हुआ? ऑस्ट्रेलिया। उप विजेता कौन हुआ? भारत। अच्छा, कहाँ पर आयोजन हुआ था? भारत में, अहमदाबाद में। देश पूछेगा कहाँ पर आयोजन हुआ था, तो भारत में। बहुत सुंदर, कितना सुंदर, बहुत सुंदर। हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष पद पर रजत कुमार जैन की नियुक्ति हुई है। रजत कुमार जैन की नियुक्ति हुई है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला बाली यात्रा उड़ीसा में प्रारंभ हुई है, क्योंकि यहाँ पर बोईता हवा चलती हैं जो नाव से यात्रा करने में सहायता करती हैं। नाव चलेगा तो ढक एकदम तेजी में, ढिकचिक नहीं चलेगा, तेजी में चलेगा। हाल ही में चर्चा में रही निर्माणाधीन सिल्क यारा सुरंग। कौन यारा? सिल्क यारा सुरंग का संबंध किससे है बाबू? उत्तराखंड से। और यही सिल्क यारा सुरंग में 41 मजदूर फंसे थे। 41 मजदूर, तो उस सुरंग का नाम क्या है? तो सिल्क यारा सुरंग। सिल्क यारा, आवरे यारा जाके खींच लिया अंदर। तो सिल्क यारा सुरंग का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, ऐसे ही रोज मुस्कुराते हंसते देखिए मेरा चैनल, ठीक। और जितना भी हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुद लाइक बटन दबा कर बंद करें वीडियो को। आप लोग देखते हैं कि लाइक बहुत कंजूसी करते हैं, लाइक बटन ज़रूर दबाएं। और कल का मेरा क्वेश्चन रहेगा कि बताइए आप लोग कि रिले खेती के संबंध में आपका क्या विचार है? रिले खेती किसे कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। कि रिले खेती क्या होता है, जो कि आए दिन हमेशा पेपर में पूछ रहा है कि रिले कृषि से आप क्या समझते हैं? कोई दिक्कत है? बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, गुड नाइट।